दर्शकों, हमारे YouTube चैनल ओपन डोर में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं ताहिर महमूद साहब। नमस्कार। नमस्कार ताहिर साहब। और हमारे दर्शक आज आपको देख पा रहे हैं, आपकी बातें सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा जी। तो आपका स्वागत है और जी। आपका धन्यवाद। जी। तो ताहिर साहब, आज हिंदी दिवस है, जी 14 सितंबर है जी ना, इसलिए हिंदी दिवस है। यह हिंदी है इसलिए 14 सितंबर है, क्या कहेंगे? हिंदी है इसलिए 14 सितंबर है, ये होना चाहिए। नहीं, जैसे कि हिंदी हमारी एक लंबे अरसे से यूँ कह लीजिए कि अमीर खुसरो ने हिंदवी नाम दिया, जी उसके बाद उर्दू मुअल्ला नाम आया, जी जी रेख्ता, रेख्ती, जी इन जी सब से गुजरते हुए जी जी आज़ादी से कुछ पहले हिंदी शब्द का प्रयोग होने लगा था। जी जी और उस समय पे तमाम अंग्रेज़ अधिकारियों ने, अंग्रेज़ विद्वानों ने हिंदी सीखी जी और एक राय हुई कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देश के और विदेश के जी दोनों विद्वानों का मानना था। और बिल्कुल। हिंदी एक सेतु का भी काम कर रही थी। जी जी तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी कांग्रेस सरकार को कि 14 सितंबर 1953 में एकाएक, हालांकि 49 में ये आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी 1953 में प्रस्ताव पारित हो गया कि हिंदी राजभाषा होगी। जी अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा थी। जी एक बिल लाने के बाद 1953 14 सितंबर को उसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। दर्जा दे दिया तो गया। ये हिंदी का उत्थान हुआ कि पतन हुआ? मेरे हिसाब से तो पतन हुआ, जी। क्योंकि राजभाषा थी बल्कि मातृभाषा थी। और आज़ादी के जो आंदोलन, आज़ादी का बहुत लंबा आंदोलन चला, उसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी की योगदान दिया है अपना आंदोलन में। और स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसके बाद भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं का, पत्रकारिता का योगदान रहा है उसमें। और क्योंकि मातृभाषा है हिंदी, एक बहुत बड़े भूभाग की, उत्तर भारत में तो आमतौर पर बोली जाती है, तो जनमानस में इसको और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। अब इसमें सिर्फ ये परंपरागत मामला रह गया है। 14 सितंबर को इसको 14 सितंबर को जो एक दिन निश्चित कर दिया गया है, तो बस हम अपनी एक परंपरा निभा करके और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है जो कि अच्छी नहीं है। ताहिर जी, ये तो इतिहास है, ऐतिहासिक घटनाएं तो कभी ख़त्म होती नहीं है। जी जी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी ने शुरू की जी और आज़ादी से बहुत पहले शुरू हो गई थी। जी इसका मतलब ये है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोग होने लगे थे। जी वहाँ काफ़ी लोगों ने हिंदी पढ़ी, सीखी और बोलना शुरू किया, समझना शुरू जी जी किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दक्षिण भारत के लोगों को लेकर के जो बाद में एक विवाद शुरू किया गया कि साहब दक्षिण के लोग नहीं चाहते हैं हिंदी को, तो ये कहीं कृत्रिम तो नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में तो हिंदी बोली और पढ़ी जाने लगी थी। गोपाल राव एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र, जी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अच्छा। तो उन्होंने झकझोर के रख दिया है उस पुस्तक में, और वो एक अच्छी खासी पुस्तक है। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये पुस्तक है। जरा एक बोटे जी का चेहरा भी आप दिखा सकते हैं सब लोगों को। तो अब ऐसे में ये कहना कि दक्षिण भारत के लोग इसका हिंदी का विरोध कर रहे थे, ये तो बात तो समझ में नहीं आती है। जी फिर भी हमने देश आज़ाद होने के बाद, जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था, जी भाई अब आप देखिए कि बंगाल, जहाँ की भाषा बंगाली है, जी जी वहाँ से हिंदी में अखबार छप रहे हैं। जी विद्वान ग्रियर्सन, विद्वान फादर कामिल बुल्के, जेम्स टॉड,
तमाम अंग्रेज ऐसे विद्वान जिन्होंने हिंदी सीखी और न सिर्फ सीखी, काम किया हिंदी पर, हिंदी पे काम किया, यहाँ की व्याकरण पे काम किया, यहाँ के देशज शब्दों पे काम किया, जी। और वो एक आम आदमी के बीच से शब्दों को उठा करके लाए, जी जी, हमारे शब्दकोश तैयार कराए उन्होंने। बिल्कुल तो बिल्कुल, बड़ा काम अंग्रेजों ने किया बड़ा काम किया और हमें उनका ऋणी होना चाहिए, वो बात इस अलग है मामले कि- में, हिंदी के मामले में बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनका अंग्रेजों का नहीं, इन विद्वानों का बिल्कुल सहमत ऋणी हूं हमें होना चाहिए। लेकिन एक देश आज़ाद होने के बाद हमारे ही लोगों ने हिंदी को नकार दिया। हाँ, क्या ये शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है, बहुत दुखद है। लेकिन हमारे यहाँ भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर जो अपनी राजनीति बनाई जाती है, ये हिंदी भी उसी की भेंट चढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है, जो आज तक चल रही जो है। आज तक चढ़ रही है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहाँ आप जैसा बता रहे हैं कि हिंदी को उन्होंने आत्मसात करना आरंभ कर दिया था और एकाएक हिंदी का विरोध, कृत्रिम विरोध उसको कहा जाएगा, कि वो खड़ा कर दिया गया। तो ये राजनीतिक, ताहिर साहब, आज दक्षिण भारत के लोग हमसे ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप देखें ना, तेलुगु देखिए, तमिल देखिए, कन्नड़ देखिए, जब इन भाषाओं के व्याकरण को आप देखेंगे, इन भाषाओं के भाषा विज्ञान को आप देखेंगे, तो वो संस्कृत मूल है, वो सबका मूल है। संस्कृत तो हिंदी से अलग तो है ही नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल। फ्लो होता है बस बोलने का, जिसमें हम जल्दीबाजी में समझ नहीं वो पाते। लहजा तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता ही है। तो होता है, भोजपुरी का अलग हो गया, हमारा खड़ी बोली का अलग हो गया, ब्रज में अलग हो गया, बिल्कुल, पहाड़ पे अलग हो गया। हाँ। तो ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन अंततः पूरे देश की भाषा तो हिंदी ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको पर्याप्त हिंदी की ही तरह सम्मान मिलना चाहिए था। आज़ादी के समय के जो नेता थे बड़े बड़े, जैसे महात्मा गांधी हुए हैं और टैगोर, अच्छा, महात्मा गांधी ने तो कहा है, खुद उन्होंने गुजराती को पीछे रखा, गुजराती को पीछे रखा, और उन्होंने कहा है हिंदू सेतु बनेगी, हिंदी काम करेगी हाँ, देश को एकजुट करने में। बिल्कुल। और हिंदी कर रही थी ऐसा काम, और आज भी हिंदी में वो ताकत है, आज भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। लेकिन हमें ये जो तुच्छ राजनीति है, इसको हमें अलग रखना होगा। एक सवाल आपसे और साझा करूंगा मैं। आपको ध्यान होगा, कम उम्र रही होगी, लेकिन सन 1975 में जब आपातकाल लगा, उसके बाद में तो पढ़ा होगा, पढ़ते ही हैं, मैंने भी बाद में पढ़ा, उस समय की उतनी चीज़ें नहीं होती हैं। हिंदी और उर्दू का भी विवाद हुआ। हाँ, हिंदी उर्दू का भी विवाद हुआ, और इस विवाद में भी भाषाओं की कोई गलती नहीं है। इसमें लोगों को हिंदू और मुसलमान बना दिया, वो बांट दिया गया, बांट दिया। जैसे भारतीयों को बांट के हिंदू, मुसलमान और सिख कर दिया गया, ऐसे ही भाषाओं को बांट दिया गया। ये उर्दू मुसलमानों की कहलाने लगी, और फिर उस पर बाकायदा जोर दे के उसको अलग किया गया। उर्दू को फारसी निष्ठ बनाकर और हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाकर उसको अलग करने की और कोशिश की गई। इसके अलावा बहुत से जो उर्दू के जो विद्वान हुए हैं, उनकी भी इसमें कमियां रही हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वास्ता नहीं है। आपको मैं बता दूं, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, उनका नाम फिराक गोरखपुरी, जी, बहुत मशहूर नाम है, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू के बड़े शायर, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा, उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, लेकिन अच्छा लिखा है, लेकिन हिंदी को तुच्छ समझते थे। और हिंदी को तुच्छ न केवल समझते थे, बल्कि उन्होंने अपने आलेख में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि उर्दू के फुजले से, फुजला यानी अवशिष्ट पदार्थ, उर्दू के फुजले से हिंदी जैसी सैकड़ों भाषाएं तैयार हो सकती हैं। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व जब इस तरह के बयान देता है, तो फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, और वो राजनीति भाषा का क्या, वो पूरे समाज का नुकसान। एक चीज़ और हंसी भी आती है कई बार। अब देखिए, कबीरदास हिंदी में लिखते हैं जी, रस खान हिंदी के बड़े विद्वान जी, रहीम हिंदी के बड़े विद्वान, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के बड़े विद्वान। इसी तरह से जैसे फिराक गोरखपुरी कायस्थ थे, और उर्दू के बड़े विद्वान थे। जी, चंद्र प्रकाश ब्राह्मण
उर्दू के बड़े विद्वान थे। जी। पंडित पद्म सिंह शर्मा, हाँ, वो जितने बड़े विद्वान बहुत हिंदी सारे के थे नाम। उतने ही बड़े विद्वान उर्दू के थे। बहुत सारे नाम हैं। और मैं दूर नहीं जाता हूँ, मेरे फादर, मेरे जी, पिताजी जी, बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और आज दुनिया के अच्छे बिजनौर, हाँ। बेहतरीन शायरों में शुमार होते हैं। बिजनौर का नाम रोशन है उनकी वजह बिजनौर से। का नाम रोशन करते हैं। मेरे दादाजी बहुत अच्छे शायर थे। जी। तो मुझे ध्यान आता है जब मैं अपना होश संभाल रहा था, तो उस समय पे हिंदी और उर्दू में कोई भेद नहीं था। उस समय पे उर्दू के शब्द पढ़े लिखे लोग बोलते थे, हिंदी के पढ़े लिखे लोग बोलते थे, और एक देशज भाषा अलग होती थी। जी, जी। जैसे हमारे बिजनौर की, हम हर शब्द में आधा अक्षर हाँ, तो लगा देते हैं। ये तो भारत की विविधताओं में शामिल है। ये तो जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे बदली वही हुई रोटी को मिलेगी। रोटी कर देते हैं, हाँ। है ना, जाता को जाता। जाता कर देते हैं। तो ये तो हमारी अपनी खूबसूरती है, अपनी खूबसूरती भी क्षेत्रीयता है की। अमन जी, अपनी खूबसूरती भी है, एक क्षेत्रीयता भी इसमें है। लेकिन अगर हम भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो संस्कृत से जैसे जैसे पाली भाषा और अपभ्रंश भाषा, जैसे ये सरल सलीला की तरह बहती है ना भाषा। हाँ बिल्कुल, तो किसी नदी की तरह। नदी की तरह बहती है। तो ये यहाँ जो वो द्वित्व बहुला भाषा है ना हमारी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि भाषा सदैव कठिन से सरलता की ओर आती है। बिल्कुल, सरलता की ओर बिल्कुल। आती है। तो ये जो प्रभाव है बिजनौर की भाषा में, जो द्वित्व बहुला है, जैसे जलालाबाद को जल्लाबाद, रोटी को रोटी, तो ये अपभ्रंश का प्रभाव है अभी तक। अपभ्रंश अभी तक भी है, अभी तक है, वही है, ये वही प्रभाव है। पाली अपभ्रंश, ये तो समकालीन ही रही है। वो उकार, उसमें उकार वगैरह, और ये द्वित्व बहुला भाषा थी अपभ्रंश भी। जी। तो उसी का प्रभाव अभी तक भी है, क्योंकि भाषाओं का प्रभाव सदियों तक चलता है। मैं यहाँ आ रहा हूँ, उर्दू फारसी के शब्द अभी तक हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ ताहिर जी। ठीक है, सन 1975 के आपातकाल के दौरान में एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि वो उस आपातकाल को भुलाया जा सके, उस विवाद को एक हिंदी उर्दू विवाद में नया रूप दिया गया। मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया भाषा की दृष्टि से। मुसलमान फारसी की तरफ और अरबी की तरफ दौड़ने लगा और हिंदू संस्कृत की ओर दौड़ने लगा। एक लंबे अरसे तक ये मानिए कि लगभग 90-95 तक ये बड़ा अच्छा चला, 90 तक कम से कम मानिए। 90 के बाद बल्कि 91-92 के बाद अखबारों में भाषा विशेषज्ञों का टोटा पड़ गया। अच्छा। और वहाँ अंग्रेज़ी के शब्दों को मजबूरी में उर्दू या अरबी, उर्दू अपने आप में कोई भाषा तो है नहीं, जी जी, मेल मिलाप है। वही जैसे हिंदी, हाँ, लिपि अलग कर दें, शब्दों का मेल मिलाप है, वो भाई इकट्ठा करके। हिंदवी और उर्दू एक ही है, एक ही बात है, बस लिपि अलग कर देते हैं तो वो हिंदी हो जाती है। वो इनकी जो हिंदी उर्दू की जो बुनियाद है वो एक ही है। जैसे एक पेड़ की दो शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली होती अब हो गई हैं। हाँ? नहीं तो हिंदवी है ना। हाँ, अमीर खुसरो ने तो हिंदवी कहा कि मैं हिंदवी का तोता हूँ, मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में बात कीजिए। बिल्कुल सही बात। तो उस समय पे अखबारों में अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। उस समय देश की दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा 92 के बाद, 92 के बाद। चूँकि 92 में मैं दिल्ली ही था और तमाम बड़े अखबारों से संपर्क में रहा और खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरे ख्याल से 95 के आसपास एक नया नाम दिया गया, हिंग्लिश। अच्छा, हाँ, ये आया था, हिंग्लिश नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो आज वो हिंग्लिश नाम तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारी भाषा हिंग्लिश हो गई है। हाँ, उससे काफ़ी प्रभावित है। इसका मतलब ये है कि हम उर्दू हिंदी के भेद को तो भूले, लेकिन हिंदी वालों ने अंग्रेज़ी को अपनाया। वही काम उर्दू वालों ने किया। उर्दू वालों ने हिंदी के बजाय, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसकी बजाय अंग्रेज़ी को अपनाया। जैसे आज ब्याह शादी होती है मुसलमानों में तो कार्ड इंग्लिश में छपता है, चाहे उसके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो। मैं आपकी बात रोक कर रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं कि सन 95 से ये इंग्लिश वाला दौर शुरू हुआ,
ये हिंदी वालों ने इंग्लिश वाला दौर शुरू किया, लेकिन उर्दू इससे पहले उर्दू वाले जा चुके थे वो उस तरफ। उन्होंने हिंदी से दूरी बनाने के लिए, मैं उर्दू की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उर्दू मेरी नहीं बुराई तो मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी हिंदी। नहीं बुराई तो हम किसी भी हम अंग्रेजी की भी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं क्योंकि हम जितनी भाषाओं की बिल्कुल सही, भाई जितनी भाषाएं हम जानेंगे उतना ज्ञान हमारा बढ़ेगा। उर्दू वालों ने कोशिश करके, बहुत से लोग इस तरह के हुए, उन्होंने कोशिश करके हिंदी से दूरी बनाकर और अंग्रेजी की तरफ बढ़ना शुरू किया। अभी भी अगर आप आज वर्तमान के भी अखबार अगर आप हिंदी और उर्दू के उठाकर देखोगे तो हिंदी के अखबारों में उर्दू के काफ़ी शब्द मिल जाएंगे, लेकिन उर्दू के अखबारों में हिंदी के शब्द बहुत कम मिलेंगे, उसका रेशो बहुत कम होगा। ये जो सत्य है वो बता रहा हूँ। नहीं इसमें एक चीज़ और है ताहिर भाई, उर्दू और जब हिंदी की हम बात करते हैं तो आप हिंदी से ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी निकाल दीजिए, फिर क्या है हिंदी? हाँ, यही बात उर्दू के लिए भी है। आप उर्दू से भी अरबी, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली ये सब निकाल दीजिए, फिर क्या है? हाँ बिल्कुल। तो ये तो कुछ भी नहीं है, चूँकि हिंदवी नाम इसलिए दिया गया कि हिंदुस्तान की ये भाषा हो गई थी। जी जी। एक चीज़ और मैंने अनुभव की है कि जब मुग़ल या दूसरी सल्तनत भारत में राज करना शुरू किया तो उनकी भाषा क्या होती थी? तुर्की होती थी, पर्शियन होती थी। अरबी बहुत कम लोगों की भाषा रही होगी, मौलवियों की, मुल्लाओं की रही होगी। जी जी जी। शासक की भाषा अरबी नहीं रही कभी। जी जी। लेकिन शासक की भाषा या तो पर्शियन रही, ईरानी, या फिर तुर्की रही, क्योंकि तुर्क सा या मंगोल रही, मंगोल सा है। तो ऐसे में हमारे देश की भाषा ने उनके शब्दों को अपनाया, जो अपनाया। भाई आप फारसी जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप शासक है, मैं प्रजा हूँ, तो मैं आपसे बात करने के लिए आपकी भाषा मुझे सीखनी पड़ेगी। आप मेरी भाषा क्यों सीखेंगे? आप सक्षम है, ताकतवर है, तो कमज़ोर को मजबूत की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो मैंने आपकी भाषा सीखी अपनी बात कहने के लिए। तो अमीर खुसरो ने यही तो किया था। जी जी। कि ये जो भाषा इन लोगों ने सीख ली थी, भारतीय लोगों ने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। मुसलमान से मेरा मतलब जो भाई भारत में कहीं बाहर से तो मुसलमान ये आए हुए नहीं है, जी जी। सब यहीं के, तो भाषा तो ये अपनी जानते थे, यहीं की जानते थे, संस्कार यहीं के थे, तो उसी भाषा को तो हिंदवी नाम दिया। बिल्कुल। उसी को बाद में शाहजहां ने उर्दू मुअल्ला कहा। तो ये कहीं अलग तो है नहीं, वो काल के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हों, लेकिन अगर हम इतने समय के बाद, बल्कि सदियों के बाद अगर हम अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो वो मिश्रित भाषा है, ब्रज है उसमें सारी, वो मिश्रित भाषा है। और हमने कोशिश करके उर्दू को उधर धकेल दिया है, हिंदी को उधर धकेल दिया है, लेकिन वो मिली जुली भाषा। तो आज हम वही बात आ जाती है, अमीर खुसरो की भाषा को हम आज कैसे अपनाएं, हिंदी वाले भी, उर्दू वाले भी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें अपने जो हमारी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ आज नए बच्चे अमीर खुसरो को नहीं जानते हैं। हाँ, तो जानेंगे कैसे? उनकी मुकरनियों को नहीं जानते हैं, उनके तमाम जो साहित्य है वो कोई जानता नहीं है। बहुत सारे लोग विद्वान लोग कहलाते हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं उनके साहित्य को। तो ये दुश्चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ठीक है, हम दूसरी भाषाओं को अपनाएं, लेकिन अपनी भाषा को तो हम सीने से लगा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए तो बहुत लंबे प्रयास करने पड़ेंगे, राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, और हमें समाज में एक रास्ता, जैसे मिलजुल के रहते हैं, समाज भी तो मिलजुल के रहेगा, तभी भाषा का भी आदान प्रदान होगा। अब हम खेमों में जब बढ़ते जा रहे हैं, उधर कॉलोनी उसकी और उधर कॉलोनी उसकी, तो इस तरह तो ये एक सीधा सीधा विभाजन हो रहा है। आप जातियों में विभाजन देख लो, धर्मों में विभाजन देख लो, तो ये किस तरह का हम समाज बना रहे हैं, यही चिंता का विषय है। जब हम मिलजुल के रहेंगे तो भाषा अपने आप हमारी समृद्ध होगी, मेरा तो यही मानना है। तो दर्शकों, आपके सामने बात हो रही है ताहिर महमूद साहब से। ताहिर महमूद साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपको बातों से भी लगा होगा। ताहिर साहब, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश?
दर्शकों के लिए भी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज में समरसता का माहौल बनाने की कोशिश करें और भाईचारा बनाने की कोशिश करें और एक दूसरे का मान सम्मान रखें। और इसी से जब हम एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, अपनाएंगे, तो हमारी भाषा समृद्ध होगी, हिंदी समृद्ध होगी, उर्दू समृद्ध होगी। और जो भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसमें दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी भाषाओं को भी हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दक्षिण भारत से भी भाषा के मामले में अपने विचारों को का आदान भाषाओं का आदान प्रदान, विचारों का भी आदान प्रदान भाषा के ज़रिए ही होता है। तो हम जिस भाषा को जानेंगे, हमारे विचार भी समृद्ध होंगे, भाषा भी समृद्ध होगी और एक सूत्रता हमारे राष्ट्र में आएगी। इससे राष्ट्र बलशाली होगा और इसी तरह से जो हम एक कल्पना करते हैं भारत के गौरव की, भारत के एक विश्वगुरु बनने की, तो वो तभी साकार हो पाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, अभी ताहिर भाई ने बताया कि हमें संपूर्ण भारत की भाषाओं को अपनाना ही होगा। हमें अपने देश की सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं, उनको समृद्ध करना ही होगा और हिंदी के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हिंदी खूब फल रही है, फूल रही है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी एक है। उर्दू वाले और हिंदी वालों को, भोजपुरी, अवधी, तमाम भाषाओं को अगर देखा जाए तो वो सब हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपसे